नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे सामाजिक विषय के साथ आपके साथ ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बच्चों ना भूलें। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, मुख्य विषय बिंदु है, वह क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। और कोष्टक में देख ही रहे नागरिक शास्त्र, और इकाई 3 के अंतर्गत पार्ट 1 चल रहा है। इसमें भी आपके जो प्रश्न आएंगे बच्चों बहुविकल्पी होंगे, जो 1 अंक के होंगे। कितने अंकों के? 1। फिर दूसरा है वर्णनात्मक क्वेश्चन, 4 अंक के होंगे। कितने अंक के? 4 अंक। और वर्णनात्मक क्वेश्चन दूसरा जो पार्ट है इसके 6 अंकों के। अर्थात क्वेश्चन का जो स्वरूप होगा 1 अंक, 4 अंक और 6 अंक के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र का, और सत्ता की साझेदारी। प्रश्न हमारा क्या है? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एशिया के उन देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष हुआ। एशिया के 2 देशों का नाम बताना है जिसमें जातीय और भाषाई के आधार पर, किसके आधार पर? जातीय और भाषाई के आधार पर क्या हुआ? संघर्ष हुआ है। तो 2 कौन कौन सी हैं जिसमें जातीय और भाषाई के आधार पर क्या होने जा रहा है? संघर्ष हो रहा है। तो 2 जातियां हमारे यहाँ कौन कौन सी हैं जिसमें संघर्ष हो रहा है? तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, श्रीलंका और लेबनान। सही है, यह एशिया के 2 देश जहां पर भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा और जाति के आधार पर एक लंबा संघर्ष हुआ था। वह कौन कौन से हैं? श्रीलंका और लेबनान। जैसे आपको दीर्घोत्तरी में भी यह प्रश्न वर्णनात्मक क्वेश्चन में मिलेगा। श्रीलंका में सिंहल और तमिल में एक लंबा संघर्ष हो रहा चला, जिसमें यहां मुख्य कारण भी उसका था भाषा और जातीयता। और यही चीज लेबनान में भी भाषा और जातीयता को लेकर के संघर्ष चला। चलें, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता में साझेदारी, और साझेदारी का अर्थ है बच्चों सबका सहयोग। तो सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता में किस प्रकार के साझेदारी, किस प्रकार के सहयोगात्मक रूप है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ विकल्प में देखें कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के किसके? विभिन्न अंग। तो सरकार के अंग आपको कौन कौन से है पता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का विभाजन। सत्ता के विभिन्न, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन, या विभिन्न स्तरों में सरकार में शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन होगा, अर्थात एक शक्ति दूसरे शक्ति को अधीन भी ना होकर, लेकिन नियंत्रण एवं संतुलन में होकर कार्य करेगी। तो सत्ता के का जो विभाजन है हमारे वहां किसके किससे अंगों में, शासन की कितने अंग हैं? याद रखिएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। आप व्यवस्थापिका को जिसे आप कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। शासन के 3 अंग हैं बच्चों, कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
और न्यायपालिका। यह आपके शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? न्यायपालिका, ये आपके शासन के क्या हैं? 3 अंग हैं। और इन्हीं तीनों अंगों में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। शक्तियां क्यों क्या किया गया है? इन तीनों अंगों में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया। और शक्तियों के विभाजन में यह अधीनता का नहीं बल्कि एक दूसरे का नियंत्रण और संतुलन का भी कार्य करती है। तो यहां का प्रश्न, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? सरकार के अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तर पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और शक्तियों के विभाजन में कानून का भी विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए अगले प्रश्नों को देखा जाए तो यहां हमारा उत्तर क्या सही होगा बच्चों? यहां हम लोगों का उत्तर ए है। और यहां का जो प्रश्न का उत्तर है, भाषाई और जातीय समूहों का जो संघर्ष हुआ था, उत्तर कौन सा है? श्रीलंका और लेबनान। बढ़े अगले प्रश्नों पर। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में बच्चों सामान्य रूप से फ्रेंच और डच भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी? फ्रेंच और डच भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग कहा जाए तो 59% हमारे फ्रेंच की भाषाएं हैं, तो 40% डच की भाषाएं यहां बोली जाती है। कहां? बेल्जियम में फ्रेंच और डच की भाषाएं और 1% जर्मन की भाषाएं बोली जाती हैं। तो बेल्जियम में सामान्य रूप से प्रश्न पूछा, इसलिए यहां पर प्रश्न क्या होगा? फ्रेंच और कौन सी भाषा? डच की भाषा। फ्रेंच और डच की भाषा जो 59, 40 और 1 जर्मन की भाषा भी बोली जाती है। चलें अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? कौन सी जाति है जिसमें सबसे अधिक यहां जातीय समूह पाए जाते हैं? बेल्जियम में कौन सी जाति है जो सबसे ज्यादा अधिक पाई जाती है? तो बेल्जियम में सबसे अधिक ज्यादा जाति जो पाई जाती है, जिसकी आबादी बच्चों सबसे ज्यादा है, वह है फ्लेमिश। कौन सी है? वैलून नहीं, जर्मन नहीं, बल्कि कौन सी है? फ्लेमिश। फ्लेमिश जात यहां सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति है। और जातीय संघर्ष यहां भी दिखाई दिया है। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। सामाजिक समूह किस जाति समूह का है? किस सामाजिक समूह का सबसे बड़ा आबादी है श्रीलंका में? तो यहां पर भी सिंहली और तमिल हैं। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी बच्चों किसकी है? सिंहली की। तो यहां हमारा उत्तर क्या है? सिंहली। बड़े बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? यहां एक आंकड़ा पूछ रहा है कि बेल्जियम की जनसंख्या है कितनी? तो बेल्जियम की जनसंख्या बच्चों कितनी है? 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। अगला प्रश्न क्या है? श्रीलंका में कौन से जाति समूह के लोग रहते हैं? तो श्रीलंका में बच्चों जो सबसे ज्यादा जाति समूह के लोग रहते हैं वह आपके हैं सिंहली जाति। जिनकी प्रतिशतता की बात की जाए तो यह प्रतिशतता आपका है, इनका समूह लगभग कितना है? 74% लोग यहां रहते हैं। अगर दूसरी जाति कही जाए जो सबसे ज्यादा है तो वह तमिल जाति है, जिसकी समूह की बात कही जाए तो वह कितना है? 18%। और ईसाई 7% यहां रहते हैं। तो श्रीलंका में जाति समूहों का जो लोग रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा सिंहली 74 के पास हैं, तमिल 18%, वहीं ईसाई लोगों का जो प्रतिशत का आंकड़ा है वह 7। तो कितने लोग रहते हैं? यह कहने का मतलब यहां का जो प्रश्न है, ये सभी जातियां यहां रहती हैं। कौन कौन सी? सिंहली, तमिल और आपका ईसाई।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? 1970 से बच्चों 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में कितने संशोधन किए गए? तो यहां का उत्तर है बेल्जियम में जो संशोधन किए गए वह 4 बार। कितने? 4 बार यहां पर संशोधन किया गया, जिसमें जाति समूह में जो संघर्ष था, जो एक कटुता का भाव, उसे समाप्त करने के लिए संविधान में 4 प्रमुख संशोधन यहां पर किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन है? सत्ता में अगर देखा जाए तो साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण अगर किसी देश के द्वारा है, सबसे बढ़िया साझेदारी कर रहा है, वह है बेल्जियम। और सत्ता के साझेदारी के लिए बेल्जियम में जाति संघर्ष दिखाई दिया है सिंघली के, लेकिन इन बेल्जियम में जो जातियां, फ्लेमिश जो जातियां हैं, इसमें आपस में सत्ता का जो भागीदारी, इनका कितना % सत्ता का भागीदारी सत्ता में रखा जाए, यह सबसे बेस्ट उदाहरण अगर किसी ने दिया है तो वह कौन है? सत्ता में साझेदारी का सबसे बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह कौन सा है? बेल्जियम। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो बेल्जियम में बच्चों बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, डच भी बोली जाती है, जर्मन भी बोली, लेकिन सब जो नहीं बोली जाती है वह डेनिश है। कौन नहीं बोली जाती? डेनिश। हमारा यहां उत्तर क्या है? फ्रेंच बोला जाता है, नहीं बोली जाती है, प्रश्न है ये गलत। डच नहीं बोली जाती, जबकि बोला जाता है। जर्मनी भी बोला जाता, पूछा कौन नहीं बोली जाती, तो नहीं बोली जाती कौन? डेनिश। फ्रेंच भी बोला जा रहा है, डच और जर्मनी भी जर्मन भाषा भी बोली जा रही है। बड़े भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों की व्यवस्था जो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ, इसमें कहा कि महिलाओं का कितना % आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए यहां जो आरक्षण का प्रावधान है वो बच्चों कितना है? 33%। कितना है? 33% महिलाओं को पंचायती राज की संस्थाओं में, पंचायती राज की संस्थाओं में जान ही रहे हैं, जहां ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, वहीं शहरों के लिए नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई। और इस पंचायती व्यवस्था में महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है बच्चों कितना है? 33%। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? यह भी एक जाति संघर्ष का कारण था सिंहलियों के लिए। जाति, यहां तमिल लोग, थोड़ा सा यह भी एक कारण बना था। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? तो यहां कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है बच्चों? तो श्रीलंका में जो धर्म है वह आपका है बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक वर्ग जो हैं वह है सिंहली, और इन्हीं को विशेष लाभ मिल रहा था और धनाढ्य भी थे, और देखा जाए तो लाभ भी इन्हीं को ज्यादा, शासन सत्ता में भागीदारी भी मिल रही थी, और यहाँ तमिलों की उपेक्षा अपने आप को लोग महसूस करते थे हो रही थी। तो इन्हीं के बीच संघर्ष भी रहा। लेकिन जब बहुसंख्यक की बात किया जाए तो बहुसंख्यक वर्ग कौन था? सिंहली। उतना तमिलों की संख्या उसके अनुपात में काफी कम थी, और बहुसंख्यक के आधार पर शासन सत्ता में भी भागीदारी और योजनाओं
में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग, पदों पर भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, जो तमिलों के लिए कहीं न कहीं यह लगता था कि मेरे साथ विश्वासघात हो रहा था, जो जाति संघर्ष का कारण बना था। तो लेकिन यहाँ श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग की बात कहा जाए तो यहाँ है कि यहाँ श्रींघली संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में स्थापित हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहां स्थापित हुई? संसदीय प्रजातंत्र मतलब जहां संसद को प्रमुख माना जाता है। किसको माना जाता है? संसद को प्रमुख माना जाता है। और इसी संसदीय प्रभुता के नाते ब्रिटिश के एक विद्वान ने, डिलोमे ने कहा था कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट अर्थात संसद इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वह किसी को पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष ना ही बना सकती, बकिया दुनिया में कोई भी कानून बना सकती है। तो ब्रिटेन को संसदीय प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना जहां हो रही है वह कौन सा देश है बच्चों? वह है आपका इंग्लैंड। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ? किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ? तो देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर किसका हुआ था? बेल्जियम का। किसका हुआ था? बेल्जियम का। तो अगले प्रश्न पर चलें, विभिन्न स्तरों पे सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। जितने स्तर हैं उसमें सत्ता का क्या किया जाए? बंटवारा। तो सत्ता को बांट करके स्थापित करना क्या कहलाता है? प्रश्न के आधार पर सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार और एकात्मक। तो कौन सा है? सामुदायिक सरकार। सत्ता का बंटवारा क्या है? सामुदायिक सरकार के अंतर्गत आता है। तो अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है क्या? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र की समाप्ति हो रही है? तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हो रही बच्चों कब? 2008 में। 1990 दिया गया विकल्प में, 2014 दिया गया है। तो नेपाल में राजतंत्र की जो स्थापना की जा रही है 2014, 2015, 2008, तो 2008 में, कहने का मतलब 2008 में नेपाल के राजतंत्र की क्या की जा रही है? समाप्त हो रही है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति जो हो रही कब? 2008 के अंतर्गत हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है? निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है? तो कहां पर संघात्मक शासन नहीं है? भारत में। भारत में कहा जाता है फेडरल, संघात्मक। संघ के संदर्भ में फेडरल शब्द न कह करके यूनियन कहा गया। कहां का शासन को संघात्मक शासन नहीं कहा जाता? तो भारत के संविधान में कहने के लिए संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा क्या है? एकात्मक है। पूरी तरह से संघात्मक नहीं कहा जा सकता। कहां के शासन को? भारत के शासन को। भारत के शासन को कहा क्या कहा जाता था? कहा क्या कि भारत के कहने के लिए भारत का शासन क्या है? संघात्मक। लेकिन इसका जो कार्य है वह क्या है? कभी कभी एकात्मक रूप ले पड़ता है। संघात्मक होते हुए भारत एकात्मक की ओर जुड़ा हुआ है। तो अर्धसंघी की बात यहां की जाती है। इस आधार पर यहां विकल्प लगाया गया है कि निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है। तो कहां नहीं है? भारत में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और श्रीलंका में संघात्मक शासन पाए जाते हैं। बेल्जियम कहां स्थित है? बेल्जियम कहां स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में। तो बेल्जियम कहां स्थित है? बेल्जियम यूरोप में स्थित है। कहां स्थित है? यूरोप के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न हमारा है,
अगला प्रश्न जो होने जा रहा बच्चों, वर्णनात्मक से एक का पार्ट जो 4 अंक के अंतर्गत आएगा, और इसमें है कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह से संघर्ष किया। आपको यह विदित है 1 नंबर के प्रश्नों में कि तमिल में वहां क्या श्रीलंका में जो संघर्ष हुआ, जाति संघर्ष जो हुआ, उसका मुख्य कारण तमिल और सिंहली थे, और यहां पर सिंहलियों की संख्या तमिलों से ज्यादा थी, और तमिलों से आर्थिक रूप से सिंहलियों की स्थिति अच्छी थी, और भाषा पर भी जो राजभाषा के रूप में आया गया सिंहली लाए गए, भाषा भी, धर्म भी सिंहली के वंशानुसार बहुत को स्वीकार किया। इस ढंग से हम देखेंगे कि तमिल को श्रीलंका के अंतर्गत उन्हें यह नहीं लग रहा कि यह सरकार की नीयत मेरे प्रति जो है वह अच्छी है, उन्हें यह महसूस नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए इनका तमिलों का सिंहलियों से संघर्ष का कारण बनता है। लिखेंगे कैसे क्वेश्चन, उसको अब हम देखते हैं। यहां का श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह संघर्ष किया। सबसे पहला, श्रीलंकाई के जो तमिल थे, इन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पहला काम किया कि मुझे मेरा अधिकार मिले। इसके लिए से तमिलों ने पहला काम क्या किया, राजनीतिक दल का गठन किया। भाई अपने अधिकार को सुरक्षित पाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए श्रीलंका के अंदर तमिलों ने भी अपना क्या किया, एक राजनीतिक दल का गठन किया, और तमिलों ने सिंहली को नहीं, तमिल को राजभाषा, वहां थी कौन सी भाषा, सिंहली, इन्होंने पहला राजनीतिक दल का गठन किया। दूसरा, तमिल को राजभाषा बनाने, राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या बना, यह राजनीतिक दल गठन जब हुआ, इन तमिलों का उद्देश्य भी क्या था, तमिल को क्या बनाया जाए, राजभाषा, क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने, शिक्षा और रोजगार में जो इन्हें लगता था कि समान व्यवहार नहीं हो रहा है, इन्हें यह कहने में कि मुझे समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब यहां तमिलों ने अपने लिए सबसे पहला कार्य क्या किया कि अपनी राजनीतिक दल की स्थापना की, और इस दल ने तमिल को राजभाषा बनाने के लिए जहां वहीं क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा, रोजगार में समान अवसरों को मांग के लिए इन्होंने यह राजनीतिक दल संघर्ष शुरू किया। अर्थात तमिलों का यही मूल कारण था, संघर्ष का कारण। किंतु तमिलों की अगर हम जनसंख्या पे आए तो तमिलों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों की स्वायत्तता की उनकी मांग को श्रीलंकाई सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही थी। श्रीलंका में तमिलों ने, जहां तमिल की जनसंख्या ज्यादा थी, वहां वो उनके लिए क्या मांग रहे थे, स्वायत्तता की, लेकिन स्वायत्तता की इनकी मांग को पूरी तरह से श्रीलंकाई सरकार ने अनदेखी की, और 1980 के दशक तक श्रीलंका, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वायत्त तमिल इलम, क्या नाम, स्वायत्त तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। उत्तर पूर्वी श्रीलंका में क्या बनाने के लिए, स्वायत्त तमिल इलम बनाने के लिए इन्होंने क्या बना दिया, अनेक राजनीतिक संगठन आ गए। इसकी मांग अनेक राजनीतिक संगठनों के द्वारा की जाने लगी। किसके लिए, स्वायत्त तमिल इलम बनाने के लिए अनेक राजनीतिक संगठन इसकी मांग करना शुरू कर दिए। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए क्या कहा, तो बताओ आप, इनका अधिकार क्या था। भाई हमें समानता मिले, किसकी तरह, सिंहलियों की तरह। सिंहलियों को ध्यान में रखकर जो विशेष सरकार के नजरों में
विशेष स्थान था, उसी ढंग से उनसे वह सरकार से उपेक्षा महसूस करते हुए इन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया, अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। अब भाषा अपने तमिल को राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए यह आगे आए और यह इनके अधिकारों के लिए इस तरह के द्वारा इनकी अनेक मांगे होती रही। अगला प्रश्न है कि बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंका में किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि यहां श्रीलंका के अंतर्गत बच्चों बहुसंख्यक कौन था, सिंहली थे। बहुसंख्यक कौन थे, सिंहली ने। और ये सिंहली ने किस प्रकार से सामाजिक तनाव को जन्म दिया। बहुसंख्यक थे और बहुसंख्यकों ने सामाजिक तनाव को कैसे जन्म दिया। यहां ध्यान देना, वही क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक बच्चों क्या थे, सिंहलियों को थे और सिंहली थे, और सिंहलियों को हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए गए। बहुसंख्यकों का सबसे बड़ा सामाजिक तनाव यही था कि पूरे नागरिक को ध्यान में रखकर नहीं का कानून बनाया गया। पूरे नागरिक अगर श्रीलंका के अंतर्गत ध्यान में रखकर कानून बनाया होता तो ये तनाव ना हुई होता। वहां जो कानून बनाए गए किसको ध्यान में रखकर, बहुसंख्यक सिंहलियों को ध्यान में रखकर वहां क्या बनाए गए बच्चों, कानून बनाए गए। और इसका कारण सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जब कानून बन गए इनको ध्यान में, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर सिंहलियों का क्या हो गया, एकाधिकार। जब इन्हीं के हित के लिए कानून ध्यान देकर बनाया जा रहा है तो जितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वहां महत्वपूर्ण स्थान थे, क्षेत्र थे, उन सारे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों या पदों पर किसका अधिकार हो गया, सिंहलियों का अधिकार हो गया। अब इन सरकारी जो यह फैसला लिया गया, जो कानून बनाए गए, इन सरकारी फैसलों ने जो श्रीलंका में बहुसंख्यकों को ध्यान में देख करके कि उनको कानून बनाए गए, इस सरकारी फैसले से कौन दुखी होगा, श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ता गया। और संसद के अंतर्गत जो सिंहलियों को ध्यान में रखकर कानून बना रहा है, इस ढंगसार से उसके क्रियाकलापों को देखते हुए तमिलों को यह लगने लगा कि यह राष्ट्र के मुझे अपनापन दे ही नहीं रही है, तो उन्हें अपनापन नहीं मिलेगा तो बेगानापन दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां और समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। उन्हें जो समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए था एक देश के नागरिक के नाते, उससे सरकारें हमारी क्या कर रही है, उपेक्षा कर रही है और उनके हितों को अनदेखी की जा रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के किसके तमिल और सिंहली समुदायों के जो संबंध थे वह आगे बिगड़ते चले गए। और यह बिगड़ना ही क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध का पूरी तरह से रूप ले लिया। तो कहने का मतलब गृह युद्ध ही उपेक्षा का कारण होता है और गृह युद्ध में उपेक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नागरिक का, चाहे वह देश के अंदर हो चाहे वह किसी परिवार के अंदर हो, निम्न बिंदु पर अगर विद्रोह है तो कहीं न कहीं क्षोभ है, और क्षोभ तभी उत्पन्न होता है जब समान व्यवहार नहीं किए जाते, समान चाहे परिवार के लोगों के साथ चाहे समान नागरिकों के साथ शासन सत्ता द्वारा उपेक्षा की जाती है, तो विद्रोह होना कोई बड़ी बात, तो वहां ही विद्रोह का जन्म होता है। और यह बच्चों, यह बिंदु भी विद्रोह का यही कारण था कि सिंहलियों की न देखते हुए उन्हीं को ध्यान में रखकर कानून बनाना और तमिलों की उपेक्षा करना यहां की सामाजिक तनाव को जन्म दिया, जिसकी वजह से यह गृह युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बना। तो चलें अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, बेल्जियम में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच, बेल्जियम में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच सामाजिक तनाव के कारण क्या थे। अभी एक नंबर के क्वेश्चनों में बताया गया था
वही प्रश्न है, थोड़ा सा लंबे में कैसे लिखा जाएगा ध्यान दें कि बेल्जियम में विभिन्न भाषाई लोग, कहने का मतलब विभिन्न भाषाई लोग में कौन कौन से थे, तो बेल्जियम में भाषाई लोगों का अगर हम देखें तो डच, फ्रेंच, कौन कौन, डच, फ्रेंच और जर्मनी के लोग। विभिन्न भाषाई लोगों में अगर हम यहां देखें तो विभिन्न भाषाई लोगों में यहां कौन कौन आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं आपके कौन कौन से ले, डच, फ्रेंच जो इनका महत्वपूर्ण रोल है, और जर्मन, यही यहां की भाषा है। लेकिन परसेंटेज पर आप देखिएगा, और यह सामाजिक तनाव के कारण, इनके सामाजिक तनाव का कारण कैसे लिखना यह देखिए। बेल्जियम की कुल आबादी का, जितनी आबादी है बेल्जियम में, उस संपूर्ण आबादी का बच्चों 59% फ्लेसियम एक स्थान है बेल्जियम का, फ्लेमिश इलाके में बेल्जियम की कुल आबादी का, कितनी आबादी का, जितनी आबादी 59% फ्लेमिश इलाके में रहती थी। और इस इलाके में जो बोला जाता था, यह 59% के लोग जो रहते थे, यह पूरी तरह से कौन सी भाषा बोलते थे, 59% लोग डच की भाषा बोलते थे। यहां बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में जो लोग रहते थे, वह लोग टोटल कितनी प्रतिशत भाषा, 59% वहां के लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। पूरे बेल्जियम की कुल आबादी का 59% फ्लेसियम इलाके में रहते थे। पूरे बेल्जियम की जितनी आबादी थी, उस पूरी आबादी का सबसे ज्यादा रहने वाले कहां थे, फ्लेमिश में, जो 59% रहते थे और क्या बोलते थे, डच। जितनी आबादी थी उतना के आबादी का 59% फ्लेमिश में रहता था, और ये लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। अब आती है बात, 40% लोग हैं वो बेलोनिया में रहते थे। पूरे बेल्जियम की आबादी का 40% लोग कहां रहते थे, बेलोनिया में रहते थे। और यह 40% जो बेलोनिया में रहते थे, यह 40% बच्चों क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और बचे कितने, 1% लोग। और यही 1% लोग बच्चों क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। तो कहने का मतलब पूरी आबादी में जो प्रमुख जनसंख्या का क्षेत्र था, वह फ्लेमिश था, वेलोनिया था, और शेष 1% लोग जर्मन पूरे का बोलते थे। अब बात आती है कि सबसे अल्पसंख्यक कौन था, तो आप बता ही देंगे। तो सबसे अल्पसंख्यक अगर यहां देखा जाए तो एक तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। जनसंख्या तो इनकी थी, बोली यही भाषा जाती थी, लेकिन धनाढ्यता के मामले में फ्रेंच लोग डचों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा क्या थे, समृद्ध थे और ताकतवर रहे। इसका बहुत बाद जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराजगी हुई थी। इस स्थिति को देख करके उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त, इसको देखकर ये लोग क्या हुए, कौन लोग, डच के लोग नाराज हो गए। इससे 1950-60 ईस्वी के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव हुआ। हमने क्या कहा कि डच के लोग 59%, फ्रेंच के लोग 40%, जर्मन के, लेकिन कुल मिला के विलासिता, ज्यादा संभोगता, सरकार की व्यवस्थाओं में सम्मिलित धनाढ्य लोग थे, जबकि डच लोग उतने ज्यादा धनाढ्य और शिक्षित नहीं थे। अब इस आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ पाने वाले डच भाषी लोग की स्थिति
से नाराजगी हुई, ऐसी व्यवस्था से इनको नाराज हुए। और 50 और 60 ईस्वी के दशक में फ्रेंच और बच्चों किसके बीच, डच बोलने वालों के बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वे कमजोर और अल्पमत थे। और क्या थे, और यही इनके सामाजिक तनाव का क्या था, कारण था कि डच बोलने वाले लोग संख्या में ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में ये बिल्कुल क्या थे, कमजोर थे और अल्पमत थे। बात आती है और क्वेश्चनों पर देखा जाए, सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। विवेचना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सत्ता में सबका सहयोग हो, और सबका सहयोग ही लोकतंत्र का एक आज कहा जाए आधार है, और लोकतंत्र की अगर आत्मा है तो सत्ता की साझेदारी ही है। तो सत्ता की साझेदारी पर हमारा अगला प्रश्न, लंबे समय से ये मानता चली आ रही है, बहुत दिनों से, कि सरकार की सारी शक्तियां, और यहां ध्यान दीजिएगा, लंबे समय से हम आग चली आ रही है, काफी दिनों से निरंकुशता से उबते हुए जब लोगों का दिमाग भंग हुआ, तो यह एक मान्यता चली आ रही कि सरकार की सारी शक्तियां अगर एक व्यक्ति या किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूहों के हाथ में रहनी चाहिए। क्या चली आ रही, लंबे समय से क्या मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति नहीं, या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूहों में होनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिगड़ गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। याद रखिएगा, लोकतंत्र के पहले सिर्फ यह था मान्यता कि क्या मानता थी, यही मानता थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के स्थान पर रहने वाला कई व्यक्तियों के समूह से ही के हाथ में रहेगी। अगर ऐसा नहीं रहता, तो अगर ऐसा नहीं होता तो सारी शक्तियां निर्णय लेने की जो पावर होगी बिखर जाएंगे और कुछ संभव नहीं होना पाया था निरंकुशता की। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है कि, लेकिन लोकतंत्र का आधार क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार है या सिद्धांत है कि सत्ता एक जगह नहीं या व्यक्तियों के समूहों के हाथ में नहीं, बल्कि सत्ता कहां, सारी जनता, सत्ता का सारी जनता, पूरी सत्ता की शक्ति का स्रोत अगर देखा जाए तो है सारी जनता। कौन है, सारी जनता है। जनता सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है, स्रोत है। जबकि यही बात को पहले कहा, क्या कहा जाता था, शक्ति का स्रोत एक व्यक्ति या संस्था होगा, नहीं तो हमारे निर्णय लेने के पावर खत्म हो जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का ने जो सिद्धांत दिया वह क्या गया कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है, स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज विभिन्न समूहों और उनके विचारों में उचित सम्मान दिया जाएगा, अभिव्यक्त करेगा। शासन में सबका भागीदारी होगा और उन्हें सबसे सम्मान पूर्वक यथाउचित योग्यता के आधार पर उनको स्थान दिया जाएगा। और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की राजनीतिक सत्ता में क्या हो, हिस्सेदारी हो। आज प्रत्येक राजनीतिक संस्थाएं
ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच और जनता को उस राजनीति में सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले सारी शक्ति का स्रोत एक संस्था, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती थी। आज संपूर्ण शक्ति का स्रोत भारत की जनता में, भारतीय संविधान भी इसे स्पष्ट करता है, हम भारत के लोग, जिसका मूल भाव है कि भारत की संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निवास करती है। तो चले बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सत्ता के 36 वितरण, सत्ता के किसके वितरण? 36 वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 36 सत्ता का 36 वितरण क्या? 36 ऊर्ध्वाधर नहीं बल्कि 36 वितरण। बच्चों 36 वितरण वह वितरण होता है जब जो शासन के अंग हैं, शासन के क्या हैं? जो अंग हैं। एक देश में शासन के जितने अंग हैं, तो भारत में शासन के कितने अंग हैं? किसी भी लोकतांत्रिक देशों में देखा जाए तो प्रायः शासन के कितने अंग दिखाई देते हैं? 3। तो शासन के जो अंग है, विधायिका और कौन है? कार्यपालिका और कौन है? न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तो इसे सत्ता का 36 वितरण कहा जाता है। तो यह क्या कह रहा है? शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ये सत्ता का या शक्तियों की वितरण की व्यवस्था हो, शक्तियां वितरित हो, तो इसे ही वितरण करना ही, सत्ता का वितरण करना ही 36 वितरण कहलाता है। आज देखें, भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। शासन का प्रमुख अंग कौन है? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद क्या है? कार्य किसके रूप में कार्य करते हैं? कार्यपालिका के करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो संघ विधायिका, जिसे शासन का दूसरा अंग कहा जाता है, विधायिका या व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका में भी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून के लिए कार्य करती है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एकीकृत न्याय व्यवस्था को स्थापित करते हुए न्यायपालिका के रूप में भाग लेता है, न्यायिक निर्णय में भाग लेता है। यह तीनों जो शक्तियों का स्रोत है, यहां एक दूसरे को नीचा नहीं बल्कि एक दूसरे को नियंत्रण एवं संतुलन करने का प्रयास करती है। इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी व्यक्ति, सबसे पहला शक्तियों का विभाजन ही इसीलिए होता है कि कोई भी शक्ति, 3 शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग न कर सके। हर अंग एक दूसरे पर जहां अंकुश रखता है, वहीं दूसरे पर नियंत्रण अंकुश करते हुए, अपने अंकुश में रहते हुए अपनी सत्ता का उपयोग करता है। जैसे भारतीय न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के कार्यों पर जहां अंकुश रखती हैं, वहीं विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के इस प्रकार के शक्ति को संतुलित भी करती, जहां ये नियंत्रण, हमने पहले ही कह दिया, ये नियंत्रण एक दूसरे की शक्ति को क्या करती? नियंत्रित करती है और संतुलन का भी कार्य करती है। तो पहला तो 36 वितरण क्या है? जब शासन सत्ता का या शक्तियों का वितरण हो जाए शासन के अंगों में, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 36 वितरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। अगला प्रश्न है बच्चों वर्णनात्मक 2 का 6 अंक का, और पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विविधता से जनित समस्याओं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वर्णनात्मक 1 में हम इसे पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे 6 अंकों का है, इसलिए लिखने का थोड़ा सा तरीका और भी बनाना पड़ेगा। सामाजिक विविधता, तो सामाजिक विविधता जनित समस्या सबसे क्या थी? कैसे
समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो बेल्जियम ने जो सामाजिक विविधता थी, आप जानते ही हैं, बेल्जियम की सामाजिक विविधता का सबसे बड़ा कारण था कि वहां तीन, कौन, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। बेल्जियम की जो सामाजिक विविधता क्या थी, सामाजिक विविधता यही थी कि वहां तीन लोग, जो डच, फ्रेंच और जर्मन, और सबसे ज्यादा डच, इसके बाद फ्रेंच, फिर 1% जर्मन, यानी 59, कितने परसेंट, 59% डच, और फ्रेंच की बात कही जाए तो 40% फ्रेंच, 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। बेल्जियम की सरकार ने इन विविधताओं को स्वीकार किया, वहां किसी को बढ़ाया नहीं। श्रीलंका की तरह सिंहलियों की विशेष स्थान देकर तमिलों की उपेक्षा नहीं किया। इन्होंने इस विविधता को स्वीकार किया, कौन, बेल्जियम ने। और 1970 में और 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने 4 संशोधन किए। 4 संशोधन बेल्जियम की सरकार ने इस विविधता को स्वीकार किया, कौन, डच, फ्रेंच, जर्मन के लोग जो हैं इस विविधता को स्वीकार करते हुए अपने संविधान में कितने संशोधन किए, 4 संशोधन करने लगे, करके एकता बनाने का प्रयास किया। इस संशोधन के माध्यम से बेल्जियम की एकता को कायम रखने का प्रयास किया। और ये कि जो प्रमुख बातें हैं यह नीचे वर्णित करनी है। एकता कैसे बनाने का प्रयास किया, इसमें जो संशोधन हुए 4, उसके आधार पर संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि वहां के संविधान में यह बात हमेशा स्पष्ट रूप से किया गया है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। सामाजिक तनाव को दूर करने का पहला कार्य बेल्जियम के द्वारा किया जा रहा, अपने 4 संशोधन के माध्यम से पहला कार्य क्या किया गया बच्चों, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या हुआ, समान रहेगी, ज्यादा और कम नहीं। केंद्रीय सरकार में कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में है। विशेष कानून तभी, ये भी एक और सामंजस्य ला रहा है कि कोई विशेष कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषाई, मतलब डच और फ्रेंच के भाषा के सांसदों का बहुमत उसके लिए राजी होगा। यह भी एक सामंजस्य का कार्य। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग को एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। कोई ऐसा कोई विशेष कानून नहीं लाया जाएगा जो किसी एक पक्षधर के लिए हो और एक तरफा निर्णय लिया जा सके। दूसरा पॉइंट कहा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के, अनेक शक्तियों में 2 इलाके ऐसे थे जिनकी क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दिया गया, अर्थात राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। राज्य सरकारें किसके अधीन नहीं, केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ब्रुसेल्स में याद रखिएगा अलग सरकार है और अलग सरकार में दोनों समुदायों का बच्चों क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोग ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है। डच सरकार ने केंद्र में क्या किया, बराबरी का प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहां एक तीसरे स्तर की भी
सरकार काम करती है, यानी वह सरकार कौन है? सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है। इन राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की वहां की सरकार है, कौन सी? सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा वाले लोग करते हैं, एक ही भाषा के लोग करते हैं, करने वाले होते हैं, जैसे डच के लोग, फ्रेंच के लोग और जर्मन बोलने वाले लोग, समुदायों के लोग करते हैं। कहां? इसमें यह कार्य इसलिए किया जा रहा है कि बेल्जियम की विविधता को बनाए रखने के लिए, चाहे वे और ऐसे लोग ऐसा नहीं कि वहीं रहते हैं, चाहे जहां भी रहें, इन सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को इस सामुदायिक सरकार को ये लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। और इस सरकारों को संस्कृत, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फिर अपने फैसले लेने का अधिकार है। तो यह जो था केवल क्षेत्रीय जो भाषा के लोग थे वही चुनते थे और कोई नहीं। इस जटिल व्यवस्था में बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंका का विराम लग गया और यहां पर जो गृह युद्ध का कारण दिखाई दे रहा था वो पूरी तरह से इस 4 संशोधन ने बेल्जियम पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। अन्यथा बेल्जियम भाषा के आधार पर 3 टुकड़ों में बंट गया होता। अगर यह संशोधन न लाया होता तो बेल्जियम सरकार भी के अंतर भी इस शासन सत्ता में कहीं न कहीं 3 टुकड़ों पर रहा। लेकिन भारत की बेल्जियम की विविधता को बनाए रखने के लिए वहां बेल्जियम के संविधान के 4 संशोधन महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्नों पर हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के विभाजन किस प्रकार होता है? प्रत्येक देखिएगा, शासन के विभिन्न अंग, शासन के कितने अंग हैं? 3, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। किस प्रकार होता है इनका विभाजन? तो लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत हमने अभी कहा कि जो शासन का विभाजन है बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। इनके कार्य एक नहीं है, अलग अलग हैं। विधायिका का कार्य बच्चों जहां क्या है? कानून का निर्माण करना। वहीं कार्यपालिका का काम होता है इन्हें लागू करना। एक कानून बनाएगा तो दूसरा क्या करेगा? कानून को लागू करता है। तीसरा न्यायपालिका इस कानून की क्या करता है? व्याख्या। एक निर्माण किया, दूसरे ने लागू किया और एक काम है व्याख्या। और ये भी ध्यान, कानून बनाने या लागू करने में अगर विवाद होता, किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसकी व्याख्या कौन करेगी? न्यायपालिका। वह उन व्यक्तियों को दंड देती है जो कानून का उल्लंघन करती है। कौन? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन इसी रूप में किया जाता है। तो अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, इसी से संबंधित है कि तीनों अंग के रूप में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून को क्रियान्वित करना। व्यवस्थापिका का काम क्या है बच्चों? कानून को बनाना। और इन दोनों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, बनाने और लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो उसका अंतिम डिसीजन करता है न्यायपालिका। सरकार का इस प्रकार का विभाजन यह निश्चित करता है किसी भी अंग के हाथों में असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं। कोई भी शासन के जो 3 अंग हैं, शासन की इस व्यवस्था को देखते हुए कहा जाता है कि जितने भी अंग हैं उन अंगों में अगर देखा जाए तो इनमें असीमित शक्तियां इकट्ठी ना हो, या जो विभाजन किया गया शक्तियों का केंद्रीकरण करने के लिए नहीं, विकेंद्रित, अर्थात शक्तियां एक जगह केंद्रित ना हो और प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण बनाए रखता है, जिससे किसी भी अंग के मनमानी करने की संभावना बहुत कम हो जाती। विधायिका यदि कानून बनाने का अधिकार है तो उसके द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति या कार्यपालिका का अध्यक्ष बच्चों उस पर अपनी स्वीकृति देता है। अगर वह स्वीकृति नहीं देगा तो कानून नहीं बनवाए। इसी प्रकार अगर देखा जाए, मंत्री अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। रमजे मोर ने कहा कि मंत्री अपनी नीतियों कार्यों के लिए सदन के प्रति एक साथ तैरते हैं और एक साथ
डूबते हैं। तो यहाँ क्या कहा, कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तर, जिससे उनका निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कौन लाएगा, हमारी विधायिका ला, और विधायिका प्रस्ताव का प्रस्ताव कर उन्हें हटाने का अधिकार होता है। न्यायपालिका को भी अन्य दोनों अंगों के कार्यों को देखभाल करने का जहां अधिकार प्राप्त होता है, यदि कोई संघ संविधान के उल्लंघन का कोई कार्य करता है तो न्यायपालिका उसे बच्चों क्या कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। सरकार के 3 अंगों के बीच शक्ति के विभाजन के परिणाम स्वरूप शासन सुचारू रूप से चलता रहता है। तो शासन के 3 अंग को इसलिए कहा गया है कि हमारी शासन की शक्तियां एक जगह केंद्रित न हो, बल्कि शासन सत्ता क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, अर्थात शक्तियां मिले लेकिन उस पर एक शक्ति के द्वारा दूसरी शक्ति पर नियंत्रण भी लगाया जाए, या पूरी तरह से उसे असीमित अधिकार नहीं दिया गया है। जहां एक कार्य लेकिन कार्यों का बंटवारा है, लेकिन वह कार्य की पुष्टि के लिए एक अंग का दूसरे अंग का सहयोग भी लेना अपेक्षित है। तो चलें अगले प्रश्नों पर देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी का पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। अभी हम लोग इसको पढ़े भी हैं, लेकिन एक बार पुनः 6 नंबर के होने के नाते इसे देखा जाए। श्रीलंका की सत्ता की भागीदारी, किसकी, सत्ता की भागीदारी पर संक्षिप्त विवरण दिए। 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र देश बना, श्रीलंका स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, 1948 में यह अस्तित्व में आया। और अस्तित्व आने में यह भी ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका में बहुसंख्यक जो थे वो कौन थे, सिंहली समुदाय के लोग थे। जनसंख्या में अधिक भागीदारी के आधार पर इनकी जनसंख्या अधिक थी, तो शासन सत्ता पर वर्चस्व जमाना चाहा। इनका सबसे बड़ा भाई बहुसंख्यक थे, तो शासन सत्ता पर भी अपने वर्चस्व को जमाने की इच्छा रखी। और अल्पसंख्यक कौन था वहां, अल्पसंख्यक थे तमिल, और अल्पसंख्यक तमिलों की यहां उपेक्षाएं आरंभ कर दी। लोगों का ध्यान शासन सत्ता किसको, सिंहलियों पर विशेष न्यौछावर करती थी, विशेष ताल्लुकात था, विशेष वरीयता दिया जा रहा था। सन 1956 में एक कानून बनाया गया। वहां कहां, स्वतंत्र कब हुआ, 1948 में, और जनसंख्या किसकी थी, सिंहलियों की। तमिल को कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस हुआ और उपेक्षा की भी गई। और इसी दरमियान 1956 में क्या बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जिनके अनुसार तमिल भाषा का पूरी तरह से, इस कानून में तमिलों की पूरी तरह से उपेक्षा की करते हुए सिंहलियों की यहां उपेक्षा की गई। लेकिन इस कानून में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। कौन, तमिल। यहां 1956 में कानून बनाते हुए तमिलों का न ध्यान रखते हुए सिंहली को क्या बना दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरी, विश्वविद्यालयों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। चाहे वह नौकरी हो, चाहे विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक जगहों पर यह नीतियां बनी कि इन्हें प्राथमिकता दी जाए। संविधान में यह भी व्यवस्था कर दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की नीति अपनाएगी। ध्यान दीजिएगा, टोटल सरकार की नीतियां किसकी तरफ बढ़ें, सिंहली। क्या कहा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की नीति अपनाएगी। इन प्रावधानों के परिणाम स्वरूप सिंहली तथा तमिल समुदायों के बीच में संबंध अपने आप बिगड़ते चले गए। अंततः तमिलों द्वारा अपने राजनीतिक दल बनाए गए, और जब अपने राजनीतिक दल बनाए तो दल की मांग क्या थी कि तमिल को राजभाषा बनाने, तमिलों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान देने, स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। अपना दल बनाए और उन दलों के माध्यम से बनाने के बाद तमिल को राजभाषा, तमिलों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान देने और अपने आप को स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। और इस
संघर्ष में यह किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है? गृह युद्ध में दोनों समूहों के हजारों लोग मारे गए। यह शुरुआत हो गई, दोनों लोगों से हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार देश छोड़कर अन्य पड़ोसी देशों में जाकर बस गए। आज भी वहां पर यह स्थिति जारी है और सिंहली लोग अपने बहुमत के आधार पर सत्ता में भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जनसंख्या बहुलता के नाते तमिलों को सत्ता में भागीदारी देने के बहुत इच्छुक आज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, हमारा आज का क्लास इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं।